हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग बेसिक अकाउंट टर्म्स के कुछ नए टर्म्स के बारे में। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। जितने भी टर्म्स आपके रिमेनिंग थे वो सारे टर्म मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला टर्म देखिए है कॉस्ट। देखिए कॉस्ट का सिंपल मीन्स क्या होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म्स वाइल प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर करती है फर्म, बिजनेसमैन, चाहे उस प्रोडक्ट के लिए या चाहे उस सर्विस के लिए, वो कहलाता है कॉस्ट। जैसे इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, रेंट मुझे देना होगा उस जगह का, सैलरीज देनी होगी एम्प्लॉयज़ को, वेजेस पे करनी होगी। तो ये जो कलेक्टिव टर्म है ये कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेकेंड टर्म है वाउचर। देखिए वाउचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स में आपसे ये पूछा जाता है कि वाउचर होता क्या। देखिए वाउचर का सिंपल मीन्स है इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the accountant which act as a evidence of business transaction। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सामान चाहे वो परचेज करे चाहे वो सेल आउट करे, उसके पास या तो बिजनेस में पैसे आएंगे या बिजनेस से पैसे जाएंगे कहीं भी। अब उसको वो बिजनेस में जब रिकॉर्ड करता है तो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करेगा, वहां पे सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट इश्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाउचर। वो अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा। अगर मान लीजिए इस टाइप के 100 पेन बिजनेस में आए तो वो 100 पेन का एक बिल होगा कि इस पर्टिकुलर शॉपकीपर से 100 पेन इस फर्म ने परचेज किए हैं, अमाउंट होगा, डेट होगी। तो वो जो बिल होगा, जो रसीद होगी, उसके बेसिस में बिजनेस में आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो अकाउंटेंट बैठा वो फिर से एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसमें सारी डिटेल्स उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड होती है, और वो वाउचर एक्चुअली में स्पेसिफाई करेगा कि अकाउंट्स आपके डेबिट होंगे बिजनेस के या क्रेडिट होंगे। और याद रखिएगा वाउचर के बेसिस पे जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस में सबसे पहले जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे। अभी आपको एक आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा जनरल एंट्रीज, तो इन वाउचर्स के बेसिस पे ही जो बिजनेस है उसमें आपके ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे। पैसा आए चाहे पैसा जाए, कोई सामान आप परचेज करें, सामान सेल आउट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है बिजनेस में, तो वो वाउचर के बाद, वाउचर प्रिपेयर होने के बाद ही वो बिजनेस में एक्चुअली में रिकॉर्ड होते हैं। वाउचर्स में क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है, और जितने भी आपके वाउचर्स होंगे वो चाहे अकाउंटेंट है या कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा जो उस वाउचर्स को साइन करेगा। तो वाउचर एक ऑथेंटिकेशन होता है, एक एविडेंस होता है कि हाँ भैया बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे पैसे से रिलेटेड हो चाहे सामान से रिलेटेड हो। टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट सब बच्चों को पता होगा, प्रेजेंट टाइम में आप जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी ऐप्स हैं सब बच्चे यूज़ करते होंगे। वहाँ पे कोई भी अगर आप सामान परचेज करेंगे उसमें लिखा होता है 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का देखिए एक्चुअली में मतलब होता क्या है, और आज मैं आपको इसके दो टाइप्स बताऊंगा। डिस्काउंट सब बच्चों को पता होगा मगर ये दो टाइप्स आपको नहीं पता होगा। देखिए डिस्काउंट का सिंपल मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटीज बाय द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो आपको कोई भी छूट दे रही है, अगर आपने 10 रुपये का सामान परचेज किया और आपको सिर्फ 9 रुपये देने हैं, तो जो 1 रुपये आपको कम पे करना है वो क्या है, डिस्काउंट। अगर मान लीजिए किसी शॉप पे मैं गया और वहाँ पे लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, मैंने 1000 रुपये का सामान परचेज किया, तो मैं एक्चुअली में पेमेंट कितने का करूँगा, सिर्फ 500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये मुझे बच रहे हैं, मेरे सेव हो रहे हैं, ये कहलाता है आपका डिस्काउंट। तो किसी भी टाइप ऑफ डिस्काउंट या किसी भी टाइप ऑफ रिडक्शन या कोई भी तरीके की कस्टमर को अगर बिजनेसमैन छूट दे रहा है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि आगे जब आप न्यूमेरिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जिसमें डिस्काउंट एंड साथ में ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव आपको नहीं मिलेगा। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल मीन्स क्या होता है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो शॉपकीपर्स को या होलसेलर्स को या रिटेलर्स को, जिससे हम लोग जाके पर्सनली सामान परचेज करते हैं, उन शॉपकीपर्स को जो कंपनीज डिस्काउंट देती है वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस होती है उस लिस्ट प्राइस से कम रेट में शॉपकीपर्स को प्रोडक्ट रिसीव होता है। मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का,
कंपनी ने 10 रुपए का पेन शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर 10 रुपए का पेन मुझे बेच रहा है, तो कंपनी को तो प्रॉफिट होगा, मगर शॉपकीपर को प्रॉफिट क्या होगा कि 10 रुपए का सामान खरीदा और 10 रुपए का ही बेच दिया, तो उससे तो लॉस हो जाएगा क्योंकि वो जगह का रेंट दे रहा है, लाने ले जाने में उसने खर्चा किया होगा, तो उससे भी तो कुछ बचना चाहिए। तो शॉपकीपर को ये पेन मिलेगा 8 रुपए का, वो मुझे 10 रुपए में बेचेगा, तो ये 2 रुपए की जो छूट होती है ये कहलाती है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल याद रखिएगा, जो भी डिस्काउंट शॉपकीपर्स को मिलता है, होलसेलर्स को मिलता है, रिटेलर्स को मिलता है, और ये डिस्काउंट आगे ट्रांसफर होता जाता है, मगर ये हम लोग के लिए नहीं है, ये एज अ कस्टमर के लिए नहीं है कि मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, मगर जो भी शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें कंपनी जो भी डिस्काउंट देगी लिस्ट प्राइस पे, कि सामान अगर आपका 10 रुपए का और आपको उससे कम पे मिल रहा है, तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस को कम कर देता है कि इसकी प्राइस 10 रुपए है मगर शॉपकीपर को ये 9 का मिलेगा, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा। आप किसी भी चैप्टर में जब एंट्रीज करेंगे या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, अगर उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा तो ट्रेड डिस्काउंट आप सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका बस यूज क्या होगा कि 10 रुपए में आप क्या करेंगे, 1 रुपये माइनस कर देंगे, एंट्री को आप 9 रुपए से ही रिकॉर्ड करेंगे। कैसे होगा भी आगे आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। दूसरा देखिए होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का देखिए मतलब क्या होता है, जब कस्टमर्स को कोई डिस्काउंट मिल रहा है या उन पर्सन्स को, जैसे डेटर्स हैं जिन्हें आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है और उनसे आप चाहते हैं रिकवरी जल्दी हो जाए, कि जो भी कंपनी है उसने शॉपकीपर्स को क्रेडिट पे सामान बेचा और आप चाहते हैं उनसे रिकवरी जल्दी हो जाए, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो क्रेडिट पे ज़्यादातर सामान परचेज करते हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, और जैसे सामान बिकता रहेगा, पैसा आता रहेगा, आप कंपनी को पैसे लौटा देते हैं। तो अगर बिजनेसमैन से आप पैसे जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो उन्हें आप एक डिस्काउंट देंगे जिसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मान लीजिए जो टाइम 3 महीने की है, मतलब जो आपने शॉपकीपर को क्रेडिट पे सामान बेचा है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 3 महीने की है, कि शॉपकीपर 3 महीने के बाद पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो चाहती है भैया 3 महीने से पहले पेमेंट मिल जाए, कि देखिए जब शॉपकीपर से पैसा कंपनी के पास जाएगा तभी तो वो फिर से फ्लो में आएगा, तो कंपनीज क्या करेंगी, फिर से उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगी, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर सामान आगे बिकेगा। तो अब यहाँ पे जो शॉपकीपर से पैसा आप जल्दी चाहते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहते हैं, उसके लिए शॉपकीपर्स को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट तभी मिलता है उन डेटर्स को जिनको कंपनीज ने क्रेडिट पे सामान बेचा है और उनसे आप रिकवरी टाइम पे चाहते हैं या टाइम से पहले चाहते हैं, तो उन्हें आप अलग अलग डिस्काउंट देंगे, वो कैश डिस्काउंट का पार्ट होगा। जैसे 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 2% होता है, ये टाइम के हिसाब से आपने डिसाइड किया हुआ है, ये हर कंपनी का हर शॉपकीपर के लिए अलग अलग होगा। और कैश डिस्काउंट याद रखिएगा सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। अगर ये सामान आप 10 रुपये का है और उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे आप 10 रुपये भी रिकॉर्ड करेंगे और 1 रुपये भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में आप डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो लिस्ट प्राइस को ही कम कर देता है, मगर कैश डिस्काउंट एंट्रीज में या जो भी लेजर्स आप बनाएंगे उसमें सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। और ये कैश डिस्काउंट के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होता, इसके 2 नाम होते हैं जो वहाँ पे यूज होंगे, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट अलाउड होता है डेटर्स को, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैंने आगे सामान क्रेडिट पे बेचा, जिन शॉपकीपर्स को मैं बेचूंगा क्रेडिट पे वो शॉपकीपर्स मेरे लिए डेटर्स हैं। अब मैं उन पर्सन से चाहता हूँ भैया पैसे जल्दी मिल जाएं, तो मैं उन्हें जो डिस्काउंट दूंगा वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। अलाउड इसलिए होता है कि मेरे लिए डिस्काउंट लॉस है, भैया मैं तो 10 रुपये का सामान बेच रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये मिलने चाहिए, मैं आपको क्यों 1 रुपये और डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरे लिए जो ये 1 रुपये है बिजनेस के लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये लॉस होता है और ये डिस्काउंट अलाउड आप डेटर्स को देते हैं। अब मैंने भी तो रॉ मटेरियल या कोई सामान क्रेडिट पे खरीदा होगा, तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है, कंपनीज को अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। मेरे लिए क्या है, वो इनकम है, प्रॉफिट है, पैसे मुझे कम देने पड़ेंगे। और मैं अगर आगे शॉपकीपर्स को डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा। अगर आपने सामान परचेज किया है तो परचेज में हमेशा रखेगा डिस्काउंट रिसीव का ट्रीटमेंट होगा और सेल्स के केस में डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट होगा।
ये भी आपको मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा जब हम लोग जनरल एंट्रीज या न्यूमेरिकल चैप्टर्स करेंगे। बस ये अपने शॉर्ट में कॉपीज में लिख लीजिए कि डिस्काउंट होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, कैश डिस्काउंट का एक्चुअली मतलब होगा क्या। नेक्स्ट देखिए आपका टर्म है एंट्री। एंट्री का देखिए मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंट्री या जर्नल एंट्री। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिजनेस। तो वाउचर के बेसिस पे अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं और वो रिकॉर्डिंग कहलाता है एंट्री या जर्नल एंट्री। तो रखिएगा जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो वाउचर के बेस पे रिकॉर्ड होती हैं और जितने भी वाउचर्स होते हैं उनकी बिजनेस में एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। बस यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेजर्स या और कोई चीज प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट देखिए स्टोर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जो आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए रखते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा वो मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। या अगर आपने कोई रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिसको आप रीसेल के पर्पज से ही रख रहे हैं तो वो आपका स्टोर्स का पार्ट नहीं होगा। स्टोर्स में देखिए वो मटेरियल आता है जो आपने रीसेल के पर्पज से नहीं परचेज किया है बल्कि आपके बिजनेस में मशीन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स में आपको ऑयल चाहिए सर्विसिंग के लिए, या मशीन अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो उसके स्पेयर पार्ट्स या कोई ऑयल वाला आपने रखा है, लुब्रिकेंट्स रखे हैं जिससे उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, रीसेल के पर्पज से नहीं है, मगर बिजनेस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपकी मशीन्स के लिए, तो वो रॉ मटेरियल या जो भी मटेरियल होगा वो कहलाएगा स्टोर्स। नेक्स्ट देखिए होता है एंटिटी। एंटिटी का देखिए एक्चुअली मतलब होता है कोई भी बिजनेस फर्म्स, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट्स जो एक्चुअली में इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, लाइक रिलायंस कंपनी, मारुति सुजुकी, या कोई भी एक्चुअली में फर्म जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, या कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन काम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसे हम लोग बोलते हैं एंटिटी। इसमें कोई भी फर्म्स आ सकती है, रिलायंस कंपनीज आ सकती है, मारुति सुजुकीज आ सकती है। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का देखिए मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो एक्चुअली में आप बैंक में जमा करते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिक्योरिटीज़ में आजकल कंपनीज लगा देती हैं, गोल्ड में पैसा लगा देती हैं, शेयर्स में या डिबेंचर्स में अगर बिजनेसमैन पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड। देखिए स्टॉक में एक्चुअली क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। कोई भी बिजनेसमैन मान लीजिए पेन का बिजनेस कर रहा है, उसने पेन या तो परचेज किया या इसका रॉ मटेरियल परचेज किया रीसेल के पर्पज से, तो वो एक्चुअली में कहलाता है स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। अब मान लीजिए मेरी बिजनेस ने 100 पेन परचेज किए, उसने साल भर में सिर्फ 90 पेन बेचे, 10 पेन उसके पास अभी भी है जो अनसोल्ड है। तो स्टॉक का वो पार्ट जो आपके एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपका जो सेल आउट नहीं हुआ है, जो आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का देखिए मतलब क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन्स अनसोल्ड। आपने गुड्स परचेज किए थे रीसेल के पर्पज से, मगर वो पार्ट जो सेल आउट नहीं हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है एंड ऑफ द ईयर। और इस साल का जो एंड में जो भी स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए जो 10 गुड्स मेरे इस साल सेल आउट नहीं हुए वो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में बिजनेस में सबसे पहले आएंगे और उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो जो स्टार्टिंग के अकाउंटिंग पीरियड में सेल आउट नहीं होता या अनसोल्ड गुड्स होते हैं उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, जिससे आप लेजर्स की स्टार्टिंग करते हैं। और वो पार्ट जो आपका एंड ऑफ द ईयर सेल आउट नहीं हुआ या रिमेन्स अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए टर्म है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का देखिए मीन्स होता है ओनर या एंटरप्रेन्योर जो एक्चुअली में बिजनेस में रिस्क लेता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, अपना आइडिया लगाता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो आप शॉर्ट में इसको ओनर भी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं या प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। रिलायंस कंपनीज की बात करें तो अनिल अंबानी जो बिजनेस में रिस्क ले रहा है, आइडियाज़ लगा रहा है, या मैं अपनी कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ तो मैं उसका ओनर हूँ, तो मैं उसका क्या हूँ, प्रोप्राइटर। नेक्स्ट बिल और इनवॉइस। देखिए बिल या इनवॉइस का मीन्स क्या होता है, जो भी शॉपकीपर है अगर वो क्रेडिट पे सामान सेल आउट करता है तो उसके एज अ प्रूफ के तौर पे वो बिल लिखता है। बिल देखिए 2 कॉपीज होती हैं, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो दे देंगे आप बायर को और उसकी जो दूसरी ऑफिस कॉपी होगी वो सेलर अपने पास रखेगा। इस बिल में सारी इंफॉर्मेशन होती है, दोनों पर्सन का नाम,
सेलर कौन है और परचेजर कौन है, किस डेट पे सामान सेल आउट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर रिकॉर्ड होगी। और ये बिल एज अ परचेज बिल ट्रीट होता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए टर्म डेबिट क्रेडिट। देखिए डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंट्स का, जैसे लेजर्स हो गए, कैश बुक हो गई, या कोई भी आपका टॉपिक होगा, उसमें देखिए दो साइड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड या तो वैल्यू कम होती है या क्रेडिट साइड वैल्यू कम होगी, ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ का लेजर बना रहे हैं, एसेट्स का या लाइबिलिटीज़ का, एक्सपेंसेस का, ये आपके टॉपिक वाइज क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो बस आपको ये सीखना है कि किसी भी अकाउंट्स में जो आप लेजर्स प्रिपेयर करेंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। नेक्स्ट टर्म है अलाउंसेस। अब देखिए अलाउंसेस आपका एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है, जब आप किसी कस्टमर को मार्केट प्राइस में कुछ रिबेट दे रहे हैं। और उसका रीज़न ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है, मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन का ढक्कन अच्छा नहीं है या पेन कहीं से थोड़ा सा टूटा हुआ है और इसकी एक्चुअल में प्राइस है 10 रुपये, आप इसको 10 रुपये में ही बेचते हैं, मगर ये थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो आप चाहते हैं ये प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, तो आप कस्टमर से कहेंगे भैया तुम मुझे 8 रुपये दे दो, 2 रुपये मैं तुम्हारे कम कर देता हूँ कि थोड़ा सा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ढक्कन टूटा हुआ है, कहीं से चिटका विटका है, तुम ये पेन ले जाओ। तो ये जो कस्टमर को 2 रुपये आप और कम कर दे रहे हैं मार्केट प्राइस से, वो कहलाता है अलाउंसेस। और अलाउंसेस तभी कस्टमर को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है, तो उसको आप सेल आउट करने के लिए आप कह रहे हैं चलिए ठीक है तुम सामान ले जाओ, तो आप कुछ पैसे जब मार्केट प्राइस में कम कर देते हैं प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की वजह से, तो वो चीज़ जो कस्टमर को मिलती है, जो रिडक्शन मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस। अब नेक्स्ट हम आपका है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी देखिए एक तरीके का स्टॉक होता है, और जो इन्वेंट्री होता है उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। स्टॉक की बात आप तब करेंगे जब आपने किसी फिनिश गुड्स को परचेज किया है रीसेल के पर्पज से। मान लीजिए मेरा पेन का काम है, मैं पेन मार्केट से बना बनाया खरीदता हूँ और उसको रीसेल कर देता हूँ, उसमें से वो पार्ट जो एंड ऑफ द ईयर आपका सेल आउट नहीं हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक। मगर इन्वेंट्री की बात आप तब करते हैं जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा है या कोई सामान खरीदा है किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, अगर वो मार्केट से कोई भी गुड्स को, कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, तो वो आपका इन्वेंट्री कहलाएगा। पहला देखिए टर्म होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मान लीजिए इस पेन को बनाने के लिए मैंने मार्केट से गुड्स खरीदे, डिफरेंट चीज़ें खरीदी हैं ताकि मैं ये पेन मार्केट में बना के बेच सकूं। जो भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जो भी गुड्स खरीदे हैं, जब तक मैंने उसे प्रोडक्ट बनाने में यूज़ नहीं किया, जो अनयूज प्रोडक्ट होंगे, जो अनयूज गुड्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जब आपने ये पेन बनाना स्टार्ट कर दिया है तो गुड्स का वो पार्ट जो एक्चुअली में प्रोसेस में आ चुका है, पेन बनाने के लिए प्रोसेस में लग चुका है, तो वो कहलाएगा आपका इन्वेंट्री ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। और जब ये पेन पूरा मैन्युफैक्चर हो चुका है तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे आपके इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल आउट होने के लिए रेडी है। और लास्ट होता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यही चीज़ है, यहाँ पे सामान आप बनाया मार्केट से खरीदते हैं सिर्फ रीसेल के पर्पज से, और यहाँ पे सामान बनाने के लिए आप मार्केट से गुड्स या डिफरेंट चीज़ें खरीदेंगे। अब एक चीज़ रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आपके पास एंड ऑफ द ईयर रिमेन अनसोल्ड होंगी वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं होते हैं। कभी वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं होता, कभी वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा। पहला टर्म है गुड्स सोल्ड बट अनडिलीवर्ड। आपने सामान देखिए बेच दिया, आपकी मान लीजिए बाइक की एजेंसी है, एक कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको कुछ पेमेंट कर दिया, आपने ओनरशिप उस कस्टमर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है, और वो पर्सन कह रहा है भैया मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा और आपसे बाइक ले जाऊँगा। वो पर्सन आपके पास अभी तक आया ही नहीं, ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट हो गया। तो जब ये ईयर क्लोज होगा तो जो सामान आपके पास है, बाइक जो आपके पास है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होना चाहिए, मगर आपने बाइक को सेल आउट कर दिया है। ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बाइक लेने अभी तक नहीं आए, तो वो जो स्टॉक आपके पास है वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे बेच दिया, कंज्यूमर बस आपके पास से लेने अभी तक नहीं आया। और नेक्स्ट होता है गुड्स परचेज एंड रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड्स आपके पास आ गए हैं, आपने रिसीव भी कर लिया है, खरीद भी लिया है, मगर अभी तक आपकी परचेज बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हो सकता है उसके नाम पे वाउचर इशू ना हुआ,
या अभी तक आपके परचेज की बुक्स हैं या जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जब तक वो आपके जनरल में या परचेज के लेजर्स में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक वो आपके लिए परचेज नहीं कहलाएगा। और वो एक्चुअली में जब परचेज ही नहीं कहलाएगा अकाउंट्स के सेंस में, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा। गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, शॉपकीपर्स को क्रेडिट पे सामान बेचती है। वो कहते हैं भैया तुम सामान रखो, नहीं बिका तो तुम मुझे एंड ऑफ द ईयर इसको वापस कर देना। तो आपने जब क्रेडिट के बेसिस पे सेल्स की है, तो जो शॉपकीपर है जब वो सामान आपको वापस कर देगा तो वो सामान आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरा होता है गुड्स सेंड टू एजेंट फॉर सेल बट रिमेन अनसोल्ड, तो आपने एजेंट को सामान बेचा, एजेंट को, कस्टमर को नहीं, और वहां से वो सामान आगे सेल आउट नहीं हुआ, तो भी वो किसका पार्ट कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए थे और यहाँ भी काफ़ी हद तक पूरा आपका टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टर्म में कोई भी डाउट है, मीनिंग समझ में नहीं आए, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, आप इसे फॉलो करिए, वहाँ पे मुझे मैसेज करिए कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल या कोई भी चीज़, वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा।